अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं इस वक्त एक होटल की लॉबी में मौजूद हूँ और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ इन एडवांस कि यहाँ बहुत शोर है, हालांकि मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे आया था एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। अमेरिका की एक बड़ी नोटेबल रिस्पेक्टेड नोन एकेडमिक हैं जिनका हिंदुत्व पे, हिंदुस्तान के हवाले से और अमेरिका के अंदर हिंदुत्व की जो एक्सपेंशन है उस पर उनका बड़ा काम है। प्रोफेसर डॉक्टर ऑड्रे तशकरी और रटगर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, यहाँ आई हुई थी सेमिनार में। उनसे मिलने के लिए, ताकि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकूँ कि मैं उनसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया था। लेकिन इसके साथ ही दो बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं और इन डेवलपमेंट्स का एक का ताल्लुक, इनको आप पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी कह सकते हैं, एक का ताल्लुक अमेरिका, मशरक़ वस्ता और मुस्लिम दुनिया से है और दूसरी डेवलपमेंट का ताल्लुक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से है। मैंने कहा कि आप इनको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, गो कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब से चंद घंटे पहले, बहुत देर नहीं हुई, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल ट्रूथ सोशल के ऊपर ये ऐलान किया और इसराइल को उन्होंने एक तरह से हुक्म दिया और इसराइल को ये कहा कि फौरी तौर पे गाज़ा की बॉम्बिंग जो इसराइल कर रहा है उसे रोक दे, इन व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द मैसेज एंड द ऑफ़र जो कि हमास से उन्हें रिसीव हुई है, ताकि होस्टेजेस, क्योंकि हमास ने अपने मैसेज में ये कहा है कि वो अनकंडीशनली तौर पे तमाम होस्टेजेस जो ज़िंदा हैं और मुर्दा हैं उनकी बॉडीज़ को हवाले करने को तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कहा है कि फौरी तौर पे बॉम्बिंग को रोकें, ताकि ऐसी एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप कर सके जिनमें इन होस्टेजेस को आसानी से वहाँ से निकाला जा सके। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब मैंने पिछला व्लॉग किया था आपसे कोई 12 घंटे पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डेवलपमेंट इंटरनेशनली स्पीकिंग देखने वाली है कि हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने आप को मूवमेंट कहती है, जिसकी अभी भी हुकूमत है गाज़ा के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो 21 जो बेसिकली 20 नुकाती एजेंडा, जो एक तरह से अल्टीमेटम है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 दिन दिए थे मंगल के दिन, उसे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मैंने आपको कहा था कि मंगल, बुध, जुमेरात 3 दिन गुजर चुके हैं, जुम्मे के दिन हमें इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब जुम्मे के दिन सुबह, इससे पहले कि हमास का कोई रिस्पॉन्स आता, और मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्सडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अब ये डिसाइड करेंगे, डिटरमिन करेंगे कि क्या हमास को मज़ीद इस डेडलाइन में कोई एक्सटेंशन दी जा सकती है, यानी वक्त का इजाफा किया जा सकता है। फ्राइडे के दिन जब अमेरिका के दिन का आगाज़ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा, जो किसी हद तक मज़हब का खेज़ भी था, उन्होंने एक ट्वीट और मैसेज वहाँ पे कहा जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का जो जड़ है वो बारबैरिक ऑर्गेनाइजेशन हमास है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को सैकड़ों आदमी, औरतें, बच्चों को, जिनकी ज़िंदगियाँ अभी थीं, जिनके फ्यूचर्स अभी थे, उनकी ज़िंदगियों को उनको कत्ल कर दिया और हमास ने सारी तबाही मचाई हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा, उनका एक ख़ास मखसूस स्टाइल है, उन्होंने लिखा जिसके जवाब में इसराइल ने अब तक कम से कम 25,000 हमास के फाइटर्स जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया है, हमास की टांगें टूट चुकी हैं, बहुत से लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, हमास की जो लीडरशिप है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमास जो है इस मौके के ऊपर मेरी टर्म्स को एक्सेप्ट कर ले तो फिर हम 3000 साल की जो जंगो जदल है मशरक़ वस्ता की, दैट इज़ द फ़नी पार्ट ऑफ इट कि मशरक़ वस्ता जो है वो एक हैपनिंग प्लेस है गुज़श्ता 3000 साल में, जहाँ रोमन एम्पायर, जहाँ पर्शियन एम्पायर, जहाँ ऑटोमन एम्पायर, जहाँ ब्रिटिश एम्पायर, जहाँ फ्रेंच इंटरेस्ट, पता नहीं क्या कुछ हुआ है मशरक़ वस्ता में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को, फ़लस्तीनियन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को 3000 साल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करार दिया। जिस तरह से चंद हफ्ते पहले मई में आपको याद होगा कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में 1000 साल, 700 साल, पता नहीं कितने सौ साल, सैकड़ों साल का कॉन्फ्लिक्ट की टर्म जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मौका है कि हमास जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करे और यूं 3000 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हमास जो है वो ख़त्म कर दे। और अगर वो नहीं करेगी, और उसके साथ ही उन्होंने डेडलाइन को बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि हमास को मैं अब संडे के दिन अमेरिका के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 10 बजे का टाइम दे रहा हूँ। यानी जो पहले 4 दिन की टर्म थी उसमें उन्होंने, जो फ्राइडे को ख़त्म हो जाती थी, उसमें उन्होंने 48 घंटे का इजाफा किया। उसके चंद घंटों के बाद हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। वो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे मनो-अन उन्होंने रिप्रोड्यूस की। पहले उन्होंने इसराइल को ये कहा कि फौरी तौर पे बॉम्बिंग रोक दें, उसके चंद लम्हों के बाद उन्होंने हमास की
पूरी स्टेटमेंट जो है वो अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर प्रोड्यूस की, जिसमें हमास ने ये कहा है कि हमने बहुत सी मीटिंग्स की अपने तमाम ब्रदर इंटरेस्ट के साथ, जो गाज़ा के अंदर हैं, जो गाज़ा से बाहर हैं, जो दुनिया भर में हैं, जो मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप है, बहुत से और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उन सब के साथ हमने डिस्कशंस की हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम फौरी तौर पे अनकंडीशनली तमाम होस्टेजेस को रिलीज़ करने का हमने फ़ैसला किया है, जिसमें लिविंग होस्टेजेस भी हैं, जिसका मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि इसराइली एस्टिमेट करते हैं कि सिर्फ 20 रह चुके हैं 48 में से। इसका मतलब है कि 28 लाशें या उनके रिमेन्स होंगे। उन्होंने कहा कि हम उनको फौरी तौर पे रिलीज़ करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए, हम बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख रहे हैं। बहुत लंबा मैसेज है हमास की तरफ से भी, लेकिन हमास के मैसेज में डिसआर्मामेंट की जो है बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र किया है और जो सोर्सेस हैं क्लोज टू हमास, उन्होंने अल जज़ीरा को ये बताया है, कम से कम 2 सोर्सेस ने, कि हमास जो है वो इस तरह से डिसआर्मामेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो मज़ीद नेगोशिएशन का वक्त भी मांग रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम मज़ीद इन इश्यूज़ के ऊपर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहले अपनी थ्रेट की अपनी ऑफ़र लगाई थी ट्यूसडे के दिन, तो उसको देख के उसकी लैंग्वेज से ये नहीं लगता था कि इसमें मज़ीद नेगोशिएशन की ये स्पेस एग्जिस्ट करती है टाइम की। लेकिन अब इसकी डेडलाइन में भी इजाफा हो गया है और हमास ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि अगर आप होस्टेजेस को रिलीज़ कर दें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हमास का जो मैसेज आया है उसके अंदर पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि हम होस्टेजेस को उन टर्म्स एंड कंडीशन पर रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताई हैं, जो उन्होंने ले डाउन की हैं, जो बाकी मुस्लिम ममालिक हमें कह रहे हैं, और जो आगे भी हम नेगोशिएशन को चला सकते हैं जिस तरह से कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो ईगो है, जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा खेली है, जिसका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, अब हमास को भी समझ आई है कि पाकिस्तानी भाई लोगों की तरह वो भी डोनाल्ड ट्रंप की ईगो जो है उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस तरह से एक काउंटर ऑफर कर दी है। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन में भी इजाफा कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब इसे कहते हैं, लगता ये है कि फर्दर नेगोशिएशन के लिए भी उनके साथ तैयार है, और इसराइल को भी उन्होंने कहा है कि आप अपनी बॉम्बिंग को रोक दें। हमास जो है उसकी आगे से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसराइल हमें एक डेफिनेट विड्रॉल टाइम पीरियड दे, और एक पैलेस्टीनियन स्टेट की क्रिएशन का कोई मीनिंगफुल जिक्र होना चाहिए, और उनको ये भी गारंटीज चाहिए कि इसराइल असैसिनेशंस का जो प्रोसेस उसने शुरू किया हुआ है गाज़ा के अंदर, गाज़ा से बाहर पूरी दुनिया में, उसकी भी उनको गारंटी चाहिए कि इसराइल इस किस्म की असैसिनेशंस जो हैं वो कैरी नहीं करेगा। अब इस स्टेज पे जब मैं बोल रहा हूँ, अभी तक हमारे सामने इसराइल का कोई रिएक्शन रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर ठीक तरह से नहीं आया, कम अज़ कम मेरे सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ अगले चंद घंटों में अमेरिका के अंदर से भी और इसराइल के अंदर से भी हमें एक खासा रिएक्शन जो है मिलेगा हमास के प्रपोजल्स का। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोजीशन ली है, और मुझे ये लग रहा है कि हमास ने बहुत ही प्ले करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से मज़ीद उन्होंने टाइम जो है वो ले लिया है, और यहाँ पर मज़ीद नेगोशिएशन हमास में और अमेरिकन के दरम्यान में होगी, जिसमें तीनों मुस्लिम मुल्क जो है, जिसमें तुर्की है, जिसमें कतर है, और जिसके अंदर इजिप्ट यानी मिस्र है, ये रोल प्ले करेंगे। और ये जो अभी एक काउंटर प्रपोजल आया है हमास की तरफ से, इसके बारे में भी हम एक मोहतात तरीके से ये कह सकते हैं कि ये तीनों मुस्लिम ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनका भी, या इनकी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ हैं, इनका भी इसके अंदर इनपुट है। जहाँ इस चीज़ का जिक्र हो रहा है मशरक़ वस्ता का, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की अंदरूनी आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, ये कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, पहली दफ़ा लोग खुल गए हैं, और बहुत ही खुल्लम खुल्ला शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज़ल को, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ही अभी नहीं हुई थी नेतन्याहू से, तो उसको वेलकम कर दिया था, उस पर पाकिस्तान के तूल और से बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि जब बाद में आपने ये कहा कि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमें दिखाया गया था, ये हमारे से डिस्कस हुआ था, तो फिर आपको इतनी जल्दी क्या थी। और ऐसे लोग जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो गवर्नमेंट की पोजीशन को तनकीद करेंगे, जैसे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित हैं, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा समझे जाते हैं, बड़े हॉक हैं पाकिस्तान की पॉलिसी में, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर पोजीशन ली है। कई उन्होंने इस हवाले से जो है वो ट्वीट किए। तो ये अब तक की एक सिचुएशन है, जब इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी चीज़ जिसको बहरहाल हम पॉजिटिव कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जो PMLN के लीडर हैं, उन्होंने इशू की हैं सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स में, और बाज़ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में वो अपीयर हुए हैं। मेरा ख्याल है जियो के प्रोग्राम में, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो मुज़ाकरात का पहला राउंड है मुज़फ़्फ़राबाद आने के बाद अवामी एक्शन कमेटी के साथ, वो कामयाब हुआ है। तमाम मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, तमाम डिमांड्स पे हमने एग्रीमेंट कर लिया है, हम अमन की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फ्राइडे की रात को, जो पाकिस्तान में फ्राइडे की रात थी, उसमें उस वक्त एक सेकेंड राउंड जो है इन नेगोशिएशंस का शुरू हुआ है। और उन्होंने कहा कि
اب ہمارے سامنے کانسٹیٹیوشنل قسم کے ایشوز ہیں. اچھا اب 12 گھنٹے پہلے بھی جب ہم نے بات کی تھی تو یہی دو پرنسپلی کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ اس وقت ان کے سامنے تھے، جن کا حل بیسکلی طور پہ نہیں نکل سکا. اور جب طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں تو وہ غالباً پاور ٹیرف کی بات کرتے ہیں، آٹے کی قیمت کی بات کرتے ہیں، کچھ اور ایڈمنسٹریٹو میئرس کی بات کرتے ہیں. جو دو کانسٹیٹیوشنل ایشوز جنہیں کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ 12 پارلیمانی سیٹس ہیں جو کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ان کشمیریوں کے لیے رکھی گئی ہیں بہت دیر سے، جو کہ پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، پنڈی وغیرہ میں رہتے ہیں اور وہاں سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی اسمبلی سے جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو بھی ان کا پروسیس ہے سلیکشن کا، اس چناؤ میں یہ لوگ حصہ لیتے ہیں. جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ در حقیقت پاکستان کی ایجنسیز اور ادارے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بنانے میں، گرانے میں اور اسے کنٹرول کرنے میں یہ سیٹیں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اور اگر یہ سیٹیں کچھ ہوں بھی تو یہ ایک دو ہوں اور یہ کاسمیٹک ریزنس کی ہوں اور ریپرزنٹیشن کی ہوں، یہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر یا صدر کے چناؤ میں ان کا رول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آزاد کشمیر کی حکومت کا یا پاکستان کا ڈیلیگیشن وفد ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایشوز کانسٹیٹیوشنل ہیں. اور دوسرا جو ایشو کانسٹیٹیوشنل ہے وہ منسٹرز کی تعداد ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ ٹوٹل 53 ممبرز کی یعنی 53 ممبران کی اسمبلی کے اندر 34 باقاعدہ منسٹر ہیں، 10 منسٹر لیول کے ایڈوائزر ہیں اور 30-40 انتہائی طاقتور قسم کے مہنگے قسم کے سول سرونٹس ہیں جو بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. اور 300 کچھ بلین روپے کا 330-40 بلین روپے کا جو بجٹ ہے اس میں سے تقریباً 100 بلین کا بجٹ تو یہ افسر شاہی جو ہے وہ کھا جاتی ہے. تو وہ جو تعداد کم کرنی ہے اسے بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ دو کی ڈیولپمنٹس ہیں جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، جو اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اب آزاد کشمیر کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر بڑا شدید قسم کا ریئیکشن اور رد عمل ہو رہا ہے. فار انسٹنس ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے اس پہ بڑی پوزیشن لی ہے، انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے بیکاز اب یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی اکثر اندر کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انہیں انٹرنیشنل میڈیا ایبزارب نہیں کرتا، ڈسکس نہیں کرتا، اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی. لیکن ایک دن کے ڈیلے کے بعد پہلے صرف ہندوستان کے اخبار تھے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 12 لوگ جو ہیں وہ جام بحق ہوئے ہیں، پاکستانی ویلاگرز کہتے تھے کہ 12 سے زیادہ لوگ جام بحق ہوئے ہیں، 16 لوگ جام بحق ہو گئے. لیکن اب اس کے دیکھا دیکھی مشرق وسطیٰ کے اخبار، امریکہ کے اخبار، برطانیہ کے اخبار، انٹرنیشنل وائر ایجنسیز جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن چکی ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اس حوالے سے جو ہے پوزیشن آ چکی ہے اور اس کے بعد ہیومن رائٹ کمیشن کی بھی پوزیشن ہے اور پاکستان کے اخبارات کھل کے اس حوالے سے لکھ رہے ہیں. اور اب خود پاکستان کا جو اپنا انگریزی کا اخبار ہے جیسے ڈان ہے، ڈان میں بھی لکھا گیا ہے کہ 10 لوگ جو ہیں وہ جام بحق ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پرائیویٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لاس آف لائف ہوا ہے. تو یہ ایک آزاد کشمیر کی سچویشن ہے جس کے بارے میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ تھیسس آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اسلام آباد سے بھیجی ہوئی اور خود جو آزاد کشمیر کی پولیس تھی جسے پاکستان کی خلائی مخلوق استعمال کرتی ہے، جس طرح سے پنجاب میں استعمال کرتی ہے، اس کی بڑی سخت قسم کی ٹھکائی کی. اور مظفر آباد کی بے تحاشا سڑکیں ایسی ہیں جس کے امیجز میں نے آپ کو دکھائے. اگر میں آپ نہیں دیکھ سکے میرے امیجز تو آپ ٹویٹر پہ جائیں، آپ کو وہاں پہ سینکڑوں ایسے امیجز مل جائیں گے کہ پولیس افسروں کو دنگا کر کے مار کے ان کا جو یونیفارم تھا، ان کی جو پتلونیں تھی، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے سڑکوں کے اوپر لٹکا دی ہیں اور بعض جگہوں پہ ان کی نیلامی ہو رہی ہے، پتلونوں کی، ٹوٹے ہوئے ہیلمٹس کی. اور یوں انہوں نے ان پولیس کے دستوں کو ٹریٹ کیا ہے جو آزاد کشمیر میں لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنے کی جنہوں نے جرت کی تھی. یہ وہ پروسیس ہے جو پنجاب میں مئی 2022 سے شروع کیا گیا تھا، لیکن پنجاب میں بدقسمتی سے کہیں پر بھی لوگ جو ہیں وہ شعوری طور پہ اس کے خلاف ایک سٹینڈ نہیں لے سکے. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی وجہ بزدلی نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی بےغیرتی نہیں ہے، اس کی وجہ سیاسی شعور کا نہ ہونا ہے. اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جو ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ وہاں ایک ڈیفائنڈ آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس ورسز دیم کی. ہم کشمیری ہیں، ہم آزاد کشمیری ہیں، یہ پاکستان کی بنائی ہوئی حکومتیں ہیں، یہ پاکستان کی حکومتیں اور ادارے ہیں جو ہمارے ذرائع کا استحصال کریں. جس طرح کی فیلنگ بنگالیوں میں تھی اسی قسم کی فیلنگ آزاد کشمیریوں میں ہے. وہ اپنے آپ کو اس سے جدا دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ڈینجرس فیلنگ ہے جب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا قانونی طور پہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو تمام تر ریلیشن شپ ہے وہ اتنا ہی ٹینوس اور کمزور ہے، بلکہ کسی حد تک اس سے زیادہ کمزور ہے جتنا کہ ہندوستان کا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ ہے. لیکن پاکستان کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ بہت زیادہ اگر مضبوط ہے تو اس لیے مضبوط ہے کہ یہ ایک ایموشنل بانڈ ہے، یہ ایک پولیٹیکل بانڈ ہے، یہ
एक इंसानों का ह्यूमन रिलेशनशिप है। हिंदुस्तान का लीगल बॉन्ड मजबूत हो सकता था मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ, और हिंदुस्तान ने 1947 के बाद ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, रोड नेटवर्क, ब्रिजेस, वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फला इंस्टीट्यूट उन्होंने वहाँ पर डेवलप किया। लेकिन जो चीज़ वो डेवलप नहीं कर सके वो एक ह्यूमन बॉन्ड था, वो एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप था। पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरम्यान में एक एथनिक बॉन्ड है, एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, एक रिलीजियस कनेक्ट है। और ये अगर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको बार बार जो ऐसी हरकतें की जा रही हैं, ये अगर डिस्टर्ब हो जाता है, कोई कानून, कोई मिलिट्री पावर मैटर नहीं करती एक ऐसे मुल्क के लिए जिसको पहले ही डिफरेंट किस्म की इंसर्जेंसीज़ का सामना है। बलोचिस्तान में देख लें, जितने बलोच एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा के अर्सवाइल फाटा के इलाकों को देख लें, वहाँ क्या सूरत हाल है। तो यही वजह है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है GHQ के अंदर इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले उन्होंने एक 8 मेंबर डेलीगेशन जो है वो क्रिएट किया, जिसमें PMLN के भी चीदा लोग हैं और PPP के भी लीडर हैं। PMLN से तारिक फजल चौधरी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल हैं, और मेरा ख्याल है एक यूसुफ साहब हैं और रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, जो इससे पहले पाकिस्तान के वाटर एंड पावर के मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ कमर ज़मान कायरा साहब जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, और सरदार मसूद खान साहब जो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत पढ़े लिखे, उसके बाद थिंक टैंक सेट करते रहे इस्लामाबाद के अंदर, फिर वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे 2022 से लेकर 2024 से 23 के आखिर तक। तो ये तमाम लोगों को वहाँ पे भेजा गया इसको रिजॉल्व करने के लिए। और अब तक की जो डेवलपमेंट है वो अपेरेंटली पॉजिटिव है, जिससे लगता है कि इस्लामाबाद में रियलाइज़ किया गया है कि इस मसले को हमने बगैर फर्दर वायलेंस के हल करना है। तो पहले भी वैसे अगर हल कर सकते थे, इसको इस सिचुएशन पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी। पर लेट्स सी कि अगले 12 घंटे में क्या होता है। एक बार फिर मैं आपको इस हवाले से अपडेट करूँगा। अभी इतना ही, थैंक यू सो मच। अब चलते चलते मैं क्विकली जिक्र कर दूं इस सेमिनार का, जिसको अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, जिसका उन्वान था हेटफुल आइडियोलॉजीज़, और जिसमें हिंदुत्व के ऊपर फोकस था। मुझे एक इंडियन फ्रेंड ने, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने इसका इनविटेशन भेजा, और मैंने ये समझा कि इंडियन कम्युनिटी जो है ये एक सेमिनार और डिस्कशन कर रही है। एंड आई वाज वेरी ईगर टू सी कि यहाँ पे खासे लिबरल आज़ाद मंच किस्म के हिंदुस्तानी लोग होंगे जो हिंदुत्व की डायसेक्शन कर रहे हैं कि कैसे हिंदुत्व जो है वो एक हेटफुल आइडियोलॉजी है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कमरे में पाकिस्तानी सारे भरे हुए थे, और फिर मुझे पता चला कि अपना का यहाँ पे ग्रैंड हायत वाशिंगटन DC में जो कॉन्वोकेशन हो रहा है उसी के सिलसिले में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो ऑर्गेनाइज़र बड़े डिसेंट से थे, डॉक्टर साहब थे, 1-2 लोग, उनसे मैंने पूछा, मेरा उन पे ऑब्जेक्शन ये थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपना, उसके एम्बेड से हिंदुत्व को अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में डिस्कस हो रहा हो, जॉर्ज टाउन में, जॉर्ज वाशिंगटन में, जॉन हॉपकिंस में, वो एक अलग बात है। लेकिन एक खालिस्तान पाकिस्तानी फिजिशंस की एसोसिएशन के चैप्टर, उसके झंडे तले इस किस्म की डिस्कशन अपना तमाम मकसद खो देती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते थे कि एक अवेयरनेस हो। मैं उनसे एग्री करता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए इस इशू में, और ये ऐन मुमकिन है कि उनकी नीयत बिल्कुल अच्छी थी, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, लेकिन अपना के साथ इसको जुड़ना नहीं चाहिए था। और बाकायदा यानी इसमें जो अपना का टैग लग गया, इवन जो पोस्टर लगे हुए थे, जो कमरे के अंदर जो उसका सारा बैनर होता है उसके ऊपर भी अपना की स्टैम्प थी। ये चीज़ बड़ी गैर मुनासिब थी। अपना की तमाम एफिलिएशन पाकिस्तानियों के साथ है। ये तो ऐसा ही है कि हिंदू की कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो, हिंदू स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं, कोई हिंदू एकेडमिक्स इकट्ठे हो जाएं, या कोई हिंदू कहें कि हिंदू काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तानी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बाय पाकिस्तान के ऊपर अगर एक सेमिनार करवा दे और उसमें 2-1 पाकिस्तानियों को भी बुला लें, तो उससे बाकी पाकिस्तानी क्या सोचेंगे। ये उसका तमाम एकेडमिक और जो मैसेजिंग का पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा। इस किस्म की जो डिस्कशन है वो जब भी होनी चाहिए वो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए या अपने ओन प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। पाकिस्तानी ये डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान से ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रही है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तानी उसको बैठ के अकेले आपस में डिस्कस करेंगे तो ज़ाहिर है कि उसका कोई पर्पस जो है वो नहीं रहेगा। ये मेरी इसमें लॉजिक है। ये और बात है कि जो स्पीकर्स थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर ऑड्रे ट्रश्की जिनको बुलाया गया था, जो प्रोफेसर हैं, जिनकी मैंने तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर की है, उसके अलावा यहाँ पे एक शमा समंत एक खातून थी जो कांग्रेशनल कैंडिडेट भी हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं, बहुत ही ब्रिलियंट, वो भी बोली। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन बहुत बेहतर होती अगर यही डिस्कशन एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे होती, किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर होती और उसके अंदर कुछ और आवाज़ें भी होती, तो ये ज़्यादा मौसर और बेहतर इसका मैसेज जाता और इसका ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट होता। अभी इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।